हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ रूल ऑफ लव का 7th पार्ट शेयर करूंगी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था एक राजकुमार चिल्लाते हुए आता है और उन सभी को नदी की ओर चलने को कहता है। वहीं को छोड़कर सभी लोग नदी की ओर बढ़ते हैं। सूरज की किरणें पड़ने से उस नदी का पानी लाल शरबत की तरह हो गया था। ये देखकर वो सभी हैरान थे। तभी म्याम्या एक प्राउड स्माइल के साथ कहती है, अब क्या कहते हो विंग, मुझ पर भरोसा करके क्या तुमने गलती कर दी? नदी को देखकर म्याम्या के चेहरे में एक सेटिस्फैक्शन था। जब काफ़ी देर तक विंग कोई जवाब नहीं देता तो वो उसे देखने के लिए अपनी नज़रें घुमाने लगती है, लेकिन विंग उसे नहीं दिखाई देता क्योंकि वो तो अभी घोड़े बेचकर सोया हुआ था। तभी उसे एक राजकुमार कहता है, वो तो अभी सोया है। म्याम्या कहती है, सोया है? जिस तरीके से इसने आवाज़ करी थी, एक पल के लिए तो मुर्दा भी उठ जाता, और वो अभी भी सोया है। और वो गुस्से में उसके पास जाती है। विंग पेड़ के नीचे चैन से सोया था। तभी म्याम्या उसे एक जोर की लात मारती है, जिससे वो रोल होते हुए थोड़ा आगे चला जाता है। वो लात इतनी जोर की थी कि विंग की कमर में दर्द होने लगता है और वो झटके से उठता है और अपनी कमर सहलाते हुए कहता है, सुबह सुबह किसे मरना है जो मेरे साथ पंगा लेने आ गया? म्याम्या उसके पीछे खड़ी थी। वो उसका कंधा थपथपाकर उसे पीछे मुड़ने को कहती है। विंग गुस्से में पीछे मुड़ता है तो उसकी नज़र म्याम्या पर पड़ती है, जो गुस्से में विंग की ओर देख रही थी। वो कहती है, तुम कुछ कह रहे थे? विंग डर जाता है और कहता है, नहीं तो मैं तो बस कह रहा था, आज मैं काफ़ी देर तक सो गया ना। लेकिन म्याम्या उसकी बात कट करते हुए कहती है, तुम कह रहे थे कि जिसने तुम्हें लात मारी। लेकिन विंग उससे कहता है, अब जाने भी दो, मैं तो ये बात भूल भी गया। तभी म्याम्या उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है। जैसे ही विंग लाल नदी को देखता है, उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। कुछ देर नदी को ऐसे ही देखने के बाद जब वो उसके पानी को छूने के लिए आगे बढ़ता है, म्याम्या उसे मना कर देती है। वो कहती है, इसे छूना मत। विंग उसे क्वेश्चन लुक से देख रहा था। तभी म्याम्या उसे बताती है, क्योंकि ये पानी नहीं है। लेकिन ये सुनकर विंग हंसने लगता है और वो म्याम्या से कहता है, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुमने ही तो कहा था कि ये लाल नदी है और नदी में पानी नहीं होगा तो क्या होगा? म्याम्या इस बात का कोई जवाब तो नहीं देती, लेकिन पास ही में पड़े एक लकड़ी के टुकड़े को नदी के ऊपर फेंक देती है। जैसे ही वो टुकड़ा नदी पर पड़ता है तो वो पिघल जाता है। ये देखकर सभी हैरान थे। तभी विंग मुस्कुराते हुए कहता है, हमें पहले ही समझना चाहिए था कि जब चुनौतियाँ इतनी मुश्किल हैं तो ये नदी नॉर्मल कैसे हो सकती है। तभी उनमें से एक राजकुमार कहता है, क्यों ना हम सूरज ढलने के बाद इस नदी को पार करें। लेकिन म्याम्या जैसे अपने हाथ को वो सब सामने की ओर करते हुए कहती है, तो उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उनके सामने नीलिंग पहाड़ था, जिसकी चोटी पर क्लाउड ड्रेसेस था, जिसे देखकर सबके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। तभी विंग कहता है, अगर हमें नीलिंग पर्वत में पहुंचना है तो हमें लाल नदी को पार करना होगा। लेकिन लाल नदी सूरज के निकलने पर दिखाई देती है, और जब लाल नदी दिखाई देती है तब नीलिंग पर्वत भी दिखाई देता है। और विंग म्याम्या की ओर देखकर कहता है, तो देर किस बात की है, तुम जल्दी से अपने तालिस्मान निकालो और नदी पार करने में हमारी मदद करो। लेकिन म्याम्या धीरे से कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये सुनकर विंग कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम अपने तालिस्मान से कुछ भी कर लेती हो, तो हमें ये नदी पार कराना कौन सा बड़ी बात है। तभी म्याम्या उन्हें बताती है कि अभी वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। शायद ये इस नदी की वजह से है। इससे निकलने वाली भाप हमारी आध्यात्मिक शक्ति को कुछ समय के लिए खत्म कर देती है। मैं महसूस कर सकती हूँ, ये मेरी आध्यात्मिक शक्ति को सोख रही है। और जैसे जैसे सूरज की रोशनी बढ़ती जा रही है, उतनी ही तेजी से ये हमारी शक्ति को सोख रही है। इसका मतलब हम यहाँ अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते? म्याम्या धीरे से नोट करती है। तो वो लोग नदी के पास बैठकर सोच रहे थे कि अब हम कैसे इस नदी को पार करें। तभी विंग को एक आइडिया आता है। तभी वो एक राजकुमार से, जिसका नाम जिनलिंग था,
उससे अपनी बेल्ट निकालने को कहता है। ये सुनकर जिनलिंग शर्मा गया था और वो गुस्से में कहता है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो। अब वो म्या की तरफ देखकर कहता है, क्या इस नदी का असर दिमाग पर भी होता है? लेकिन म्या फ्रस्ट्रेट होकर विहिंग से कहती है, मजाक करना बंद करो। लेकिन विहिंग कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में उससे अपनी बेल्ट निकालने को कह रहा हूँ। लेकिन जिनलिंग उसकी बात काटते हुए कहता है, यहाँ पर सबने बेल्ट पहनी है, तो तुम सिर्फ मुझसे ही क्यों कह रही हो? विहिंग उसे बताता है, क्योंकि तुम्हारी बेल्ट यहाँ पर सबसे अच्छी क्वालिटी की है और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अब जल्दी से अपनी बेल्ट मुझे दो। जिनलिंग शर्माते हुए म्या की तरफ देख रहा था। ये बात विहिंग नोटिस कर लेता है और वो म्या की तरफ ग्लेयर करते हुए कहता है, कैसी लड़की हो तुम, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? वो तुम्हारे सामने अपनी बेल्ट कैसे खोलेगा? लेकिन म्या सेमलेस होते हुए कहती है, क्यों नहीं खोल सकता? अगर वो नहीं खोल सकता तो मैं खोल देती हूँ। विहिंग म्या का हाथ पकड़कर उसे जंगल की ओर ले जाते हुए कहता है, चलो हमें कुछ लकड़ियाँ और बेल तोड़ के लानी है। और दूसरी तरफ वो जिनलिंग की तरफ टेढ़ी नजरें करते हुए कहता है, जल्दी करो, हमारे पास बर्बाद करने के लिए टाइम नहीं है। जिनलिंग बेचारा शर्माते हुए जैसे तैसे अपनी बेल्ट खोल देता है। जंगल में जाते ही विहिंग म्या से ऐसी बेलें ढूंढने को कहता है जो एक साथ 2 से 3 लोगों का भार संभाल पाएं। म्या बचपन से ही अपने भाई के साथ जंगलों में रहती आ रही थी, इसलिए उसे इन सब की अच्छी जानकारी थी। वो कुछ ही देर में विहिंग को एक पक्की बेल लाकर दे देती है जो मजबूत और लचीली थी। अब विहिंग को धनुष बनाने के लिए एक लकड़ी भी चाहिए थी, जिसे लाने के लिए वो जंगल के कुछ और अंदर चली जाती है। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद उसे एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा व्यक्ति लेटा हुआ मिलता है। वो खांस रहा था और उसकी सांसें भी तेज थी। देखने में वो कोई भिखारी लग रहा था। उसकी दाढ़ी और बाल सफ़ेद हो चुके थे। उसके कपड़े भी बहुत पुराने थे। ये देखकर म्या को थोड़ा अटपटा लगता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो बीमार है वो इस घने जंगल में कर क्या रहा है। लेकिन वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगती है। जैसे ही वो उस व्यक्ति के सामने से गुजरती है तो वो खांसते हुए दर्द में कर्राने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे खांसने से उसकी छाती में दर्द हो रहा हो। लेकिन म्या फिर भी पलटकर नहीं देखती है। पर थोड़ा आगे जाने के बाद वो बूढ़ा आदमी फिर से खांसने लगता है। इस बार म्या उसके पास चली जाती है। उस आदमी की आंखें बंद थी और वो दर्द में कर्राते हुए खांस रहा था। म्या उसकी नब्ज देखने के लिए उसका हाथ पकड़ती है जो अनस्टेबल थी। उसकी नब्ज से ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई जहर दिया गया हो। उसे इस बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी जो उसने अपने भाई से सीखी थी। तब म्या सोचती है, अगर मेरा भाई यहाँ होता तो उसे तुरंत पता चल जाता कि इन्हें कौन सा जहर दिया गया है। अब म्या उस बूढ़े आदमी को उठाते हुए कहती है, बाबा उठिए। लेकिन वो आदमी आंखें बंद करके खांसता रहता है। पर म्या उसे बार बार उठाने की कोशिश करती रहती है, जिससे वो आदमी इरिटेट हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, कौन हो तुम और मुझे परेशान करना बंद करो। और वो गुस्से में कहता है, जाओ यहाँ से। म्या को उसकी बातें सुनकर गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल करती है। वो आसपास से ही कुछ दवाइयाँ लेने चली जाती है। वहीं दूसरी ओर विहिंग था जो काफ़ी देर से एक पेड़ के नीचे बैठकर म्या का वेट कर रहा था। टाइम भी काफ़ी हो गया था, लेकिन म्या नहीं आई, जिससे उसे भूख भी लगने लगी थी। सामने पेड़ में कुछ बेरीज लगी हुई थी। जैसे ही वो उन बेरीज को तोड़ने के लिए पेड़ में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन म्या की लात की वजह से उसकी कमर में जोर का दर्द होता है। जैसे ही उसकी कमर में दर्द होता है, वो अपने दांत पीसते हुए म्या का नाम चिल्लाते हुए कहता है, तुम सच में एक बीस्ट हो। लेकिन उसे याद आता है कि म्या अभी तक नहीं आई, काफ़ी देर हो गई थी। उसे अब म्या की चिंता होने लगी थी, इसलिए वो भी जंगल के अंदर चला जाता है म्या को ढूंढने के लिए। यहाँ म्या थी, जितना उसे पता था वो उस हिसाब से उस बूढ़े आदमी के लिए
कुछ जड़ें और पत्ते लेकर आई थी जो उसके जहर का असर थोड़ा कम कर सकते थे। लेकिन जैसे ही वो उस बूढ़े आदमी को दवाई खिलाने की कोशिश करती है, वो आदमी चिल्लाते हुए उसे जाने को कहता है। उसकी आवाज़ इतनी लाउड थी जिसका पीछा करते करते विहिंग भी वहाँ पहुँच जाता है। वो दूर से ही अपने सामने का नज़ारा देख रहा था, किस तरह से वो आदमी म्याम्या को डांट रहा था और म्याम्या उसे दवाई खाने को इंसिस्ट कर रही थी। ये देखकर विहिंग को अच्छा लगता है। वो सोचने लगता है, मैं म्याम्या को एक घमंडी और मतलबी लड़की समझता था, पर मैं कितना गलत था। और वो मुस्कुराते हुए उसके पास जाता है। म्याम्या अभी भी उस बूढ़े अंकल को दवाई खिलाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। जैसे ही उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है, वो तुरंत पलट के देखती है, वहाँ पर विहिंग था। विहिंग को देखकर फाइनली उसे रिलीफ महसूस हुआ था। वो म्याम्या से पूछता है, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तब म्याम्या उसे पूरी सिचुएशन बता देती है। अब विहिंग भी उन्हें दवाई खाने को कहता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था और वो गुस्से में उठता है, उन दोनों से चिल्लाते हुए कहता है, यहाँ से भागते हो या नहीं? लेकिन चिल्लाने की वजह से उस बूढ़े आदमी को फिर से खांसी आ जाती है और वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही वो बेहोश हो गया था। विहिंग कहता है, अब क्या करें, ये तो बेहोश हो गए। लेकिन म्याम्या उसे गुस्से में देख के कहती है, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, उठाओ इन्हें। विहिंग काफ़ी स्ट्रगल करके उन्हें नदी तक पहुंचा देता है। जैसे ही वो नदी के पास पहुंचते हैं, वो सारे राजकुमार उस बूढ़े आदमी को ही घूरे जा रहे थे। तब म्याम्या उन्हें बताती है कि ये हमें जंगल में मिले थे और ये बीमार हैं, इसलिए हम इन्हें यहाँ ले आए। विहिंग उन्हें नीचे उतार देता है और म्याम्या उन्हें दवाई खिला देती है। कुछ देर बाद उस बूढ़े व्यक्ति को होश आ गया था। उसे भूख लगी हुई थी और वो उनसे खाना मांगने लगता है। विहिंग ने कुछ बेरीज तोड़ी हुई थी जो वो उसे दे देता है। वो बूढ़ा आदमी अपने पास से एक शराब की बोतल निकालता है और आराम से बैठकर शराब और बेरी खाने लगता है। विहिंग ये सब देखकर म्याम्या के कान में धीरे से कहता है, क्या ये सच में बीमार है? जितना खुश होकर ये बेरी और शराब खा रहा है, इसको देखकर तो लगता है कि ये नहीं, हम बीमार हैं। लेकिन म्याम्या इरिटेट होते हुए उसके पाँव में जोर से मार देती है। तभी जिनलिंग शर्माते हुए अपनी बेल्ट उसे दे देता है। तभी विहिंग को याद आता है कि हमें इस नदी को भी तो पार करना है। वो म्याम्या को बेल लाने को कहता है। जिनलिंग की बेल्ट में जो लोहे का टुकड़ा था, वो उस टुकड़े को पत्थर से पीटकर एक तीर का आकार दे देता है और तीर को अच्छे से बेल में बांध देता है और दूसरी ही तरफ म्याम्या धनुष बना लेती है। अब वो उस तीर को नदी के पार एक दूसरे पेड़ में छोड़ने वाले थे, लेकिन विहिंग घबरा रहा था क्योंकि उसने आज से पहले धनुष को चलाना तो दूर की बात, कभी उसे पकड़ा तक नहीं था। उसके हाथ लड़खड़ा रहे थे। ये बात म्याम्या नोटिस कर लेती है और वो विहिंग के हाथ से धनुष ले लेती है। वो बूढ़ा व्यक्ति शराब के मज़े ले रहा था और मुस्कुराते हुए ये सब देख रहा था, जैसे उसके सामने कोई ड्रामा चल रहा हो। अब म्याम्या उस तीर को चलाने वाली थी। अचानक से विहिंग उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, मुझे पता है तुम कर सकती हो। लेकिन म्याम्या अपनी टेढ़ी नज़र से उसे देखकर कहती है, ये मुझे भी पता है। पास ही में वो बूढ़ा आदमी उन दोनों की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। विहिंग भी उस बूढ़े आदमी के सामने बैठ जाता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी विहिंग को सलाह देते हुए कहता है, खूबसूरत लड़कियों के नाक में हमेशा गुस्सा ही रहता है, इसलिए तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। म्याम्या के लिए खूबसूरत शब्द सुनकर विहिंग को ठसका लग जाता है और वो म्याम्या की तरफ देखकर बड़बड़ाता है, सही कहा, खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। ये कहते हुए विहिंग थोड़ा हिचकिचा रहा था क्योंकि तीर चलाते हुए म्याम्या खूबसूरत नहीं, खूंखार लग रही थी, बिल्कुल किसी योद्धा की तरह। तभी वो धीरे से कहता है, तुम्हारी आंखें कमज़ोर हैं अंकल, मेरी नहीं। ऐसा नहीं था कि म्याम्या खूबसूरत नहीं थी, लेकिन विहिंग और म्याम्या जब से मिले थे, वो हमेशा विहिंग को प्रोटेक्ट करती थी, बिल्कुल किसी गार्डियन की तरह। इसलिए विहिंग ने कभी उसके बारे में ऐसा नहीं सोचा था। पर म्याम्या के दिल में कुछ अननोन फीलिंग थी जो डेवलप हो रही थी।
जो आगे चलकर उसे बहुत बड़ी परेशानी में डालने वाली थी। अब एक पल के लिए सबकी सांसें थम गई थी क्योंकि म्याम्या ने तीर छोड़ दिया था। विहिंग, जिसने एक्साइटमेंट में अपनी उंगली मुंह में दबा ली थी, और बूढ़े अंकल जिन्होंने बेरी मुंह में डाली थी पर चबाना भूल गए थे। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड गाइस, मुझे पता है कि इसमें वांगशन के सीन नहीं आ रहे हैं तो आप इरिटेट होने वाले हो। अगर मेरी सजेशन है, अगर आपको वांगशन के सीन चाहिए तो आप 1-2 एपिसोड स्किप कर लेना, क्योंकि ऑफकोर्स यार 2-3 एपिसोड बाद ही वांगशन के सीन आएंगे, फिर उसके बाद वांगशन के ही सीन आएंगे, तो आप चिंता मत करिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।